अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक रशीद है। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहला वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि आपके ज़हन में आता है, वो ये आता है कि हम अपने बिज़नेस का लीगल स्ट्रक्चर आखिर क्या रखें? हम क्या फॉर एग्ज़ाम्पल एक एससीसीपी में एक लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी सेटअप करें या हम एक सिंगल मेंबर कंपनी सेटअप करें या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पार्टनरशिप बना लें, हम सोल प्रोप्राइटर बेसिस पे काम करें। सो इस किस्म के बहुत सारे सवालात आपके जहन में आते हैं जिनको एड्रेस किए बगैर आप अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ नहीं सकते। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इस स्टेप को सिरे से बिल्कुल एक अच्छी एडवाइस के साथ सही तरीके से एड्रेस किया जाए, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी फिर बहुत सारी जो इम्प्लिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या होगी, एक्सपेंस आपको कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अरसे तक हॉन्ट करती रहेंगी। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि डे वन से हम ये अपना फ़ैसला जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लें कि हम जब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका लीगल स्ट्रक्चर आखिर क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। लेकिन अब हम आते हैं कि इतने सारे तो फ़वाइद मैंने बता दिए, अब डिसएडवांटेजेस क्या पॉसिबली हो सकते हैं। तो एक अगर आप राइट अवे फॉर एग्जांपल अगर अगर अभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप एक एसएमई स्केल के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ आपका बिज़नेस नहीं है, तो उसमें फिर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि आपको हो सकते हैं, जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो विच आई थिंक इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन बहरहाल एक है कि जो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। अगर यानी अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो वो तो बड़े आसानी से विद वेरी फ्यू सिंपल स्टेप्स आप राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप रजिस्टर करना भी कंपैरेटिवली थोड़ी आसान है। वैसे तो कंपनी फॉर्म करना इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अब रहा नहीं, काफ़ी इसमें मैं एस की जो है वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता लॉज को रिलेटिवली ईजी किया गया है और अब तो जो है वो यहाँ तक थोड़े ज़्यादा पैसे दे के आप चंद घंटों में भी अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। एस ने यहाँ तक इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन एंड फैसिलिटेट कर दिया है। लेकिन बहरहाल फिर भी इसकी जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस है थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि स्टार्ट में उसकी जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कंपेयर टू अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। और कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी, और फिर दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। अगर आप एक एस रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो फिर उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस में आपने एनुअल बेसिस पे कुछ उनको रिपोर्टिंग करनी है। फिर अगर आपका कैपिटल एक सर्टन थ्रेशोल्ड से एक्सीड करता है तो आपको सालाना बेसिस पे उसका ऑडिट भी कराना पड़ेगा, फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एसएससीपी को जमा भी कराने पड़ेंगे। तो ये कुछ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं कंपैरेटिवली जो कि एससीसीबी रजिस्टर्ड कंपनीज की थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर जो स्पेशली वो लोग जो जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम में भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या एक नया वेंचर साइड में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका स्केल इतना ज़्यादा नहीं है, छोटे स्केल से स्टार्ट कर रहे हैं, एसएमई बिजनेस है, तो उनको ये जनरली एडवाइजेबल नहीं होता कि राइट अवे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर लें। सो इट्स इन सच ए सिचुएशन इट्स प्रेफरेबल मे बी आप कोई अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस सेटअप करें जिसकी फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लायंस जनरली थोड़ी कम होगी। उसके अलावा आते हैं और फर्दर क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। टैक्स में जैसे मैं आपको बेनिफिट्स में बता रहा था कि वैसे तो रेट, स्पेशली जब हम अपर लेवल्स ऑफ इनकम में चले जाते हैं तो वहाँ रेट ऑफ टैक्स कंपैरेटिवली कम हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में कंपनीज का स्ट्रेट रेट ऑफ टैक्स है, जहाँ पे अगर इफ़ यूर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स है ना, 600,000 तक एग्जाम्प्ट है, फिर सालाना बेसिस पे फिर उससे ऊपर आए तो 5%, 10%, 15%, ऐसा ऐसा वो प्रोग्रेसिवली रेट इंक्रीज होता है। कंपनीज में ऐसा नहीं है, आप स्मॉल कंपनी है तो स्ट्रेट आपकी इनकम के ऊपर, अब वो आपकी इनकम लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, वो स्ट्रेट आपकी इनकम के ऊपर 20% टैक्स चार्ज होगा। ऐसे ही अगर आप एक अदर देन स्मॉल कंपनी है, एक लार्ज साइज कंपनी है, तो उस सिचुएशन में आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 29% है, वो भी स्ट्रेट है। तो रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी इनकम क्या बनती है, जो भी आपका रेट ऑफ जो भी आपकी एनुअल बेसिस पे इनकम होगी, स्ट्रेट उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। तो इस तरीके से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है। ऐसे ही फिर जो
जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं वो रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज विदहोल्डिंग एजेंट्स भी होती हैं। यानी आपने जो भी पेमेंट की वो आपने सर्विस की मद में की है, गुड्स की मद में की है, आपने कुछ ना कुछ उसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सर्विस है 11% है, 4% है, 5.5% ऑन गुड्स, इस तरीके से डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या अक्वायर किया है, गुड्स आपने लिए हैं या सर्विसेज आपने लिए हैं। तो इस तरीके से फिर टैक्स की कंप्लाइंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। फिर आपने किसी ना किसी को सारी सी बातें हायर करना होगा या आपने इंटरनली अपनी टीम को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि वो इंटरनली इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर पाए। तो इस तरीके से कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी थोड़ी कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस, टैक्स कंप्लाइंस, एससीसीबी की कंप्लाइंस, ओवरऑल ही कंप्लाइंस थोड़ी बढ़ जाती है और टैक्स में कुछ चीज़ों का इंसिडेंस भी ओवरऑल बढ़ जाता है। तो ये मेरी नज़र में काफ़ी एक पुटिंग ऑफ फैक्टर है स्पेशली फॉर न्यू बिजनेसेस कि क्यों वो राइट अवे एज अ फर्स्ट स्टेप जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। तो आज की हमारी क्योंकि इस वीडियो का प्राइमरली जो फोकस है दैट इज़ अ डिस्कशन अबाउट द बेनिफिट्स, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर हम एक एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। वैसे तो और भी जो पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, आप एससीसीपी के साथ ही एक सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप सेटअप कर सकते हैं, या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ एक पार्टनरशिप सेटअप कर सकते हैं, या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी बना सकते हैं। सो ये सारे पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, जिसके हवाले से मेरी कोशिश होगी कि हम और फर्दर जो है वो वीडियोज़ में बनाऊँ और आपके लिए एक हेल्पफुल ताकि गाइडेंस आपको मिल सके। लेकिन आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन डिस्कशन है दैट इज़ अराउंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि एक एससीसीपी के साथ, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होती है, और उसके क्या बेनिफिट्स और क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट है जो आपको ये कंपनी फॉर्म करने का मिलेगा विद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन मिलती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन क्या है? वो ये है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, घर है, या जो भी पॉसिबल आपके पर्सनल एसेट्स हैं, उनका आपकी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता लाइबिलिटीज़ कल ऐसे इनकर हो जाती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक बैंक्रप्सी की तरफ आपकी कंपनी चली जाती है, हो जाते हैं जो भी पॉसिबल रीजंस हैं उस चीज़ की वजह से, दिस इज़ वेरी कॉमन, इट हैपेंस। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि अब हमारी लाइबिलिटी जो है वो उसको उतारने के लिए आप अपने आपका घर, आपकी गाड़ी और वट एवर अदर आप पर्सनल एसेट्स यू माइट हैव, उन सबको आप सेल करें और हमारी लाइबिलिटी को आप फारिग करें, उसको जो है वो डिस्चार्ज करें। ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि जो लोन था दैट वाज एक्चुअली इनकर्ड बाय योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी है जो कि लॉ ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर है कि किसी भी इवेंचुअलिटी के अंदर आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स। अच्छा, और कौन सा बड़ा बेनिफिट है वो भी इससे रिलेटेड है कि उसकी लीगल आइडेंटिटी और लीगल एंटिटी अलग होती है, जो कि आपकी ज़ात से उसका ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल आप हैं मिस्टर अली फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो पर्सनल एक एग्जिस्टेंस है वो आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस से अलग है। लॉ में उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका टैक्स का एनटीएन अलग होगा, उसकी फॉर एग्जांपल जो इनकम टैक्स की फाइलिंग है, सेल्स टैक्स की फाइलिंग है, वो सारे तमाम मामला अलग होंगे। आपकी कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहे तो वो आपकी कंपनी केस करेगी, वो आप ज़ाती तौर पे नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपके बिजनेस के ऊपर भी कोई कोई लिटिगेशन होती है, कोई केस होता है, तो वो भी आपकी कंपनी के ऊपर होगा, वो आपके ऊपर ज़ाती तौर पे नहीं होगा। तो इसके अंदर भी आपके पास एक बहुत प्रोटेक्शन है जो कि लॉ के अंदर, क्योंकि ये तमाम सारे लॉज जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की एक्सपेरिमेंटेशन के साथ एक पूरी एक जर्नी रही है पिछले कुछ 100 सालों की, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, यूके है, यूरोप है, यूएस है, वहाँ के बहुत सारे जो मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हुए, ये पूरी एक कंपनी हिस्ट्री एंड कंपनी लॉ का एक चैप्टर है, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से ये लीगल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। लेकिन बहरहाल उसका एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी होती है वो कम्प्लीटली अलग होती है,
उसका ताल्लुक उसके ओनर से नहीं होता। तो किस भी इवेंचुअलिटी के अंदर उसको अलग से हमेशा देखा जाएगा और उसके बहुत सारे पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, जैसे चंद मैंने कुछ मिसालें आपको दी कि वो लिटिगेशन हो, केसेस हो फॉर एग्जांपल, या टैक्स लाइबिलिटी हो। तो इन तमाम सूरत हाल, इन सिचुएशन के अंदर आपकी जो कंपनी है उसकी लीगल आइडेंटिटी अलग होती है। उसके अलावा हम आएँ तो और फर्दर बेनिफिट्स को आपको क्या मिलेगा। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी और एक बिजनेस रेपुटेशन भी जनरली ज़्यादा कंसिडर की जाती है। वैसे तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि कोई भी जो बिज़नेस है वो अपनी अपनी काम और अपनी सर्विसिंग या अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके हिसाब से ज़्यादा जाना जाता है। ये नहीं देखा जाता नॉर्मली कि पीछे कोई पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका स्केल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये कोई कंपनी होगी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जो इस बिज़नेस के पीछे होगी, क्योंकि उससे फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनके पास थोड़े स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे, लोगों की टीम ज़्यादा बड़ी होगी, मे बी जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम्स हैं, ERPs हैं, सेल्स सिस्टम्स हैं, वो सारे अच्छे डेवलप्ड होंगे, SOPs होंगे, बिजनेस कंटिन्यूटी की प्लानिंग होगी। तो कंपनी से जनरली ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है। इस वजह से जैसे ही आपका बिजनेस का साइज़ बड़ा होता है तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी और उसकी फिर रेपुटेशन भी ज़्यादा होती है। तो रेपुटेशन के हवाले से भी दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जब आप स्पेशली फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट कर रहे हो या आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हों, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हों, तो इन तमाम सूरत हाल में जनरली प्रेफरेंस ये होती है कि इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसका फिर आपको ओवरऑल बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपका स्केल बढ़े, स्पेशली उस सिचुएशन में आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूर फॉर्म करें। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो एक परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? परपेचुअल सक्सेशन इज़ के फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं इस बिज़नेस के अंदर। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो देन दे आर शेयर होल्डर्स। अच्छा, जब शेयर होल्डर्स होते हैं तो ये भी मुमकिन है कि शेयर होल्डर्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है, या फॉर एग्जांपल कुछ और कोई मिसअप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली रीऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगी। आपकी कंपनी के अंदर एक परपेचुअल सक्सेशन रहेगी, या इवन जहाँ पे एक सिंगल शेयर होल्डर भी है जो कि एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है, उसमें भी ये बेनिफिट होता है। इस हद तक ही क्यों ना हो कि एक सिंगल मेंबर हो, उसके बावजूद भी उनकी डेथ के ऊपर या किसी और मिसाब के ऊपर कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली वो एग्जिस्ट करती है। वो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता कि वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए। ऑब्वियसली उसकी जो मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए, वो इन प्लेस होनी चाहिए, वो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी आपने इंश्योर करनी होती है। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि आपको मिलता है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो एक्सेस टू फाइनेंस है। जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे स्पेशली आपका स्केल बड़ा होता है और आप एक्सेस टू फाइनेंस चाहते हैं और आप इन्वेस्टर्स या लेंडर्स अपने बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं, बिकॉज जैसे बिजनेस का स्केल आपका बड़ा होगा तो आपको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो इक्विटी के फॉर्म में हो सकती है, शेयर होल्डिंग के फॉर्म में हो सकती है, या वो जो एज अ लाइबिलिटी जिसको एक लेंडर कैपिटल कहा जाता है, जो कि आप बैंक से लेना चाहें या दूसरी थर्ड पार्टी से लेना चाहें, तो उनसे भी अगर आप कैपिटल लेते हैं या फाइनेंसिंग लेते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल, इन सिचुएशन के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा लेंडर्स की या इन्वेस्टर्स की होती है कि आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का होना चाहिए, एक SECP रजिस्टर्ड कंपनी का होना चाहिए। इससे उनको प्रोटेक्शन, उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। अगर एक किसी इंडिविजुअल को, आप खुद समझ सकते हैं, कोई लोन दे दे या किसी इंडिविजुअल को कोई इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन इन द लॉ? ऐसे तो उनको कौन सी चीज़ है जो एक कंफर्ट देगी और जिससे उनको प्रोटेक्शन फील होगी? तो अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसको अगर हम लोन दें या हम लेंडिंग दें तो ज़्यादा प्रेफरेंस उस केस में उसको होती है। और ये आप, अगर आपने बैंक से कभी डील किया है तो वहाँ भी आपको ये चीज़ फील हुई होगी। और इनफैक्ट उनकी तो डेडिकेटेड पॉलिसीज़ होती हैं और बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल है या कोई पार्टनरशिप है, तो वो जनरली दे आर कंसीडर्ड एज SME बिजनेसेस। तो उनको फिर जो लोन की कैपिंग होती है, जो टोटल पॉसिबल फाइनेंशियल आउटले है जो वो लोन दे सकते हैं या देना चाहते हैं, वो बड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। और जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनका ओवरऑल बिजनेस साइज ज़्यादा होता है और ओवरऑल ही उसके अंदर काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ट इन होते हैं, तो वहाँ पे फिर बैंक्स जो है वो लोन की अमाउंट को भी ज़्यादा देने में कम कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होते हैं। तो दिस इज़ वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
अच्छा, फर्दर इस पे आते हैं कि और क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जनरली कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो कि कंपनीज के लिए ज़्यादा फीसिबल है। फॉर एग्जांपल उनके विदहोल्डिंग रेट्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। वैसे तो टैक्स में कॉम्प्लिकेशंस कंपनीज के लिए ज़्यादा है। ये जब मैं इसके कॉन्स या डिसएडवांटेजेस पे आऊँगा तो वहाँ पे हम थोड़ी और तफसीली इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी ऐसे अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग स्पेशली रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स इन टर्म्स ऑफ विदहोल्डिंग। और जहाँ पे जब अपर स्लैब्स में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जहाँ पे पार्टनरशिप्स और इंडिविजुअल्स के केस में अपर स्लैब्स में टैक्स रेट ज़्यादा है, तो कंपनीज के केस में मैक्सिमम फिर टैक्स रेट की कैपिंग है कि अगर इट इज़ अ नॉर्मल कंपनी तो उसके ऊपर 29% है, अगर स्मॉल कंपनी है तो उसका जो टैक्स रेट है दैट इज़ 20%। तो ये फिर एक टैक्स में भी कुछ बिल्ट इन एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि आपको SCCP रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा एक और अगेन एक अहम बेनिफिट ये है कि, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू जहाँ पे आपका थोड़ा लार्ज साइज बिजनेस हो, ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हों, ज़्यादा पार्टनर्स हों जिनको हम शेयर होल्डर्स कहेंगे अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आप, दिस इज़ पॉसिबल कि शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा हैं और शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन आपने जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एक स्ट्रक्चर से आपने सेटअप किया हुआ है वाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कितने शेयर होल्डर्स के पास कितने बोर्ड मेंबर्स हैं और उनको किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वहाँ पे इस किस्म की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग करना पॉसिबल है, और ये सिर्फ ज़्यादा आसान है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड SCCP रजिस्टर्ड कंपनीज। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी मेजर बेनिफिट जो कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिलता है। अच्छा, उसके अलावा ईज़ ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं या अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस है, तो अगर आप अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाहें, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें, तो ये आप कभी करके देखिएगा। अगर तो आप कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज़ और कितनी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप की हुई है और आपके तमाम बैंक अकाउंट्स उसके नाम पे हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज़, रेंटल एग्रीमेंट्स, सारी चीज़ें अगर उस कंपनी के नाम पे हैं, तो उस पूरे बिजनेस को वन गो में ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने जो शेयर्स हैं वो अपने काउंटर पार्टी जो भी आपसे ये अब बिज़नेस परचेज करना चाहते हैं उनको आप सिर्फ वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे अगेंस्ट सेल्स प्राइस। जैसे कोई भी आप एक नॉर्मल गुड्स को सेल करते हैं तो उसमें आप गुड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ शेयर्स ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके एसेट्स हैं, हर चीज़, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो उन शेयर्स के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये आई थिंक मेरी नज़र में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस है ऑफ हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी एक रोज़मर्रा का जो एक SME बिज़नेस है उसके लिए शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। पाकिस्तान में वैसे ही हमारे पास इस चीज़ का कम कल्चर है कि बिज़नेसेस की जो ख़रीद फ़रोख्त है, जो ट्रांसफ़र्स हैं कंप्लीट बिज़नेसेस के, वो जनरली ओवरऑल कम होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इसका भी मुझे उम्मीद है इवेंचुअली जैसे जैसे पाकिस्तान के बिज़नेस का एनवायरनमेंट बेहतर होगा, ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी, तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगी जहाँ पे कंप्लीट बिज़नेसेस को टेक ओवर किया जाए और परचेज़ किया जाए, वरना बाहर के मुल्कों में आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनी होगी। तो इस हवाले से ये अब ये जो ये अब मैं फर्दर कहूँगा कि एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है जो कि आपको मिलता है अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मैं मेंशन करूँगा, फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाएंगे। वो ये है कि अगर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हों या इवन प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स हों या इवन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, वहाँ से भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या बाज़ात स्पेसिफिकली उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये मैंशनड होता है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही इस पर्टिकुलर टेंडर के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में भी फिर आप फंस जाते हैं कि अगर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना हो तो फिर आप एक थोड़े लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ, बिजनेसेस एंड डील्स की तरफ आप नहीं जा पाते। तो ऐसी सिचुएशन में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक लार्ज स्केल बिजनेस के ऊपर काम कर सकें। इसके अलावा एक और जो पॉसिबल डिसएडवांटेजेस है वो भी अगेन टैक्स से रिलेटेड ही है।
वो ये है कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बना ली तो उसकी जो अल्टीमेट इनकम है उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाती है। उसका प्रॉब्लम असल में ये है। सो ये क्यों होगा? एक तो कंपनी की अपनी इनकम है जिसके ऊपर मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, वेदर इट्स अ स्मॉल कंपनी और अ लार्ज साइज कंपनी, तो उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 29% होगा या 20% होगा। इन दोनों में से कोई एक रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंपनी की इनकम है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप ओनर हैं या मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, वो राइट अवे उस इनकम को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको कंपनी से एक डिविडेंड आपको खुद को देना पड़ेगा या तमाम शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। अब डिविडेंड इज़ व्हाट? डिविडेंड इज सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी ने लाख रुपए, करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए जो भी प्रॉफिट कमाया है वो सारे शेयर होल्डर्स को उनके जो प्रोपोर्शनेट ओनरशिप है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको कहा जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टैक्स में एक तो कंपनी की अपनी इनकम हो गई 29% या 20%, लेकिन फर्दर जब वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी डिविडेंड की फॉर्म में, वहाँ पे फिर उसके ऊपर 15% टैक्स अप्लाई होता है। ये इसके अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है फॉर स्मॉल बिजनेसेस कि डबल टैक्सेशन हो जाती है इनकम के ऊपर, कंपनी की अपनी इनकम के ऊपर, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स के पास तो वहाँ पे भी डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। तो जहाँ पे कंपनीज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। एक तरफ जहाँ पे आपको आपकी लाइबिलिटी और पर्सनल एसेट्स की प्रोटेक्शन मिलती है, वहाँ पे थोड़ी इनकम के ऊपर कंपैरेटिवली रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है और डबल टैक्सेशन है। ये इसके अंदर पॉसिबल एक फ्लॉ है एसएमई बिजनेसेस के लिए, जब वो सोचते हैं कि हम क्यों नहीं राइट अवे जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेटअप करें। तो मैं हमेशा हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पॉसिबल इसके अंदर प्रॉब्लम है। रिगार्डलेस ऑफ कि कितने इसके अंदर बेनिफिट्स हो जाते हैं, आप हमेशा टैक्स के ऊपर जो है वो आके थोड़े फंस जाते हैं कि यार किस तरीके से हम आगे बढ़ें। और एक लास्ट एक मैं मेजर डिसएडवांटेज यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वाइंडिंग अप। किसी भी रीज़न की वजह से आप ये सोचते हैं कि अच्छा चलो मैं बिज़नेस मैंने किया, आई हैड अ गुड रन, अब मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ फॉर वट एवर रीजंस यू माइट हैव इन योर माइंड। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो ये बिज़नेस अब मैंने क्लोज़ करना है, तो उसके वाइंडिंग अप भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके भी हालांकि इजी वाइंडिंग अप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोवाइडेड आप सर्टन कंडीशंस मीट करें, वरना अदरवाइज तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेगुलेटर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, हाई कोर्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, अगैन डिपेंडिंग ऑन के व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए कंपनी, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्रेडिटर्स कौन है, लेंडर्स कौन है, साइज़ क्या है ओवरऑल, ये सारी चीज़ें इसको देखा जाता है। और फिर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, स्कीम ऑफ रूल्स के अंदर वो चीज़ फॉल करती है। लेकिन बहरहाल जब भी अगर आपने बिज़नेस क्लोज करना है, वाइंड अप करना है, और ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ कि एक एससीसीपी रजिस्टर्ड कंपनी फॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन उसको क्लोज करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हमेशा जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें और आप जब सोच रहे हों कि आपने अपना लीगल स्ट्रक्चर क्या सेटअप करना है, तो हमेशा इसके हवाले से डिस्कस कर लें, मशवरा ले लें। और आई होप यहाँ पे मैंने जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। इस हवाले से फ़र्दर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहें या हमसे, हमारी टीम से, तो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही कांटेक्ट डिटेल्स हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप हमसे रीच आउट करके ये या इस हवाले से और फर्दर बिजनेस रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी या टैक्स की एडवाइजरी के हवाले से, या ओवरऑल आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से आप हमसे रीच आउट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और हमारे इस चैनल के साथ आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सिमिलर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।